तो गांधीयन मूवमेंट में पहला ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट आज हमें तैयार करना है, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ठीक है। डेट जैसे कि आप जानते हैं 1920 से 22 तक लगभग 2 साल चलने वाला मूवमेंट है। और 2 साल इसलिए चलेगा क्योंकि गांधी कहेंगे कि मैं आपको 1 साल के अंदर स्वराज दिलवा दूंगा। ठीक है। तो गांधी के इस कमिटमेंट से लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। बड़ा मतलब पूरे देश में चला और लगभग प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया इसमें। प्रत्येक वर्ग का मतलब चाहे हिंदू और मुस्लिम हो या कोई और सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए हम इसे व्यापक और बहुआयामी कह सकते हैं। बहुआयामी इसलिए क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है। तो ये हम इसकी प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं। क्यों चलाया गया वो भी आपको देखना है। ठीक है। तो अगर आप कारणों पर चर्चा करना चाहते हैं तो कारण भी देख लीजिए। ठीक है। पहला कारण आपको याद होगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, है? जिसको फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा गया। सॉरी, फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कहा गया, गवर्नेंस एक्ट कहा गया। और इंडियन जो उम्मीद कर रहे थे वो उसमें नहीं मिला, क्योंकि डायरकी लगाकर भारतीयों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। ठीक है। तो उत्तरदायी शासन का जो भारतीय सपना देख रहे थे वो सपना यहाँ पूरा नहीं हो पाया। ये टॉपिक जहां समझ में ना आए बोल देना। ठीक है। तो उत्तरदायी शासन का ऑप्शन कहाँ मिलना था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मिलना था, और हमें वो नहीं मिला पूरा। कहने के लिए जरूर मिला, थियोरेटिकली जरूर मिला, लेकिन व्यवहार में उसमें ऐसा कोई उत्तरदायित्व दिया नहीं है। यही एक चीज के चुनाव कराने थे बस, ये काम जरूर हुआ। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप चल ही रहा देख रहे हैं लगातार। तो उससे भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें हो रही हैं। तो जनता परेशान है और उसका समाधान चाहती है। इसलिए गांधी जो भी अपील करेंगे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इमीडिएट रीजन जो था वो आपने कल पढ़ा ही है, जलियांवाला बाग, उसका नाइस। तो वो भी हुआ, और प्लस सरकार के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, दोषियों को सजा नहीं मिली, तो इसने तय कर दिया कि इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। तो प्री में प्रश्न पूछा गया है कि गांधी का स्टेटमेंट कब सामने आया है वाला। तो आप बता देंगे कि गांधी का स्टेटमेंट आंदोलन की शुरुआत करने पर आया है कि अंग्रेज सरकार शैतान है और इससे किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करना अब बेमानी है। ठीक है। तो इस तरह का कुछ सेंटेंस गांधी ने वहां बोला। ठीक है। चलिए अगला। ने कारण उतना इमीडिएट तो नहीं है, ना उतना इफेक्टिव है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आया उसका। और वो था कि हिंदू मुस्लिम एकता जिस तरीके से स्टैब्लिश हुई इस दौरान, आपको पता है कि ये कहानी 1916 में शुरू हुई थी, है ना? और 1916 से लेकर अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
लीग और कांग्रेस, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो सहयोग था वो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करने के लिए पर्याप्त, तो बड़ी एक प्रेरणा मान ली जाती है। चार बड़े कारण माने आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कारण भी मिल गए, गांधी तैयार हैं, तो उससे पहले गांधी कांग्रेस के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, और वो परिवर्तन करने की अनुमति उनको मिलेगी। उसके लिए कांग्रेस के दो अधिवेशन तैयार करने हैं, और ये अधिवेशन अपने आप में क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है ना, इनका अपने आप में एक पूरा प्रश्न बनता है, तो वो आप जरूर समझ लीजिए, ठीक है। कौन कौन से अधिवेशन है वो भी आपको देखने चाहिए। एक कलकत्ता अधिवेशन है जो विशेष अधिवेशन था, और एक कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में होना था, सॉरी नागपुर में होना था, नागपुर में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कलकत्ता अधिवेशन की चर्चा करनी पड़ेगी, जो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में स्टार्ट होता है, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस में कई सारे परिवर्तन गांधी जी द्वारा किए जाएंगे। ऐसा कर सकते हो, जो परिवर्तन है वो बेसिकली स्वीकृत होंगे कहाँ पर, नागपुर अधिवेशन में, है ना। यहाँ क्या हुआ वो देखो जरा। यहाँ गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और पूर्ण असहयोग की बात की, पूर्ण असहयोग, एब्सोल्यूट नॉन कॉपरेशन या फुल नॉन कॉपरेशन, नो कोऑपरेशन, ठीक है। अब फुल का मतलब क्या है वो भी समझना थोड़ा सा तो तभी एनी बेसेंट का काम समझ में आएगा। फुल का मतलब है कि चाहे लेजिस्लेटिव का एरिया हो, चाहे इकोनॉमी का एरिया हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो, कहीं भी सरकार को सपोर्ट नहीं करना है। और जहां सपोर्ट, चाहे एजुकेशन हो, जहां भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो, कहीं भी किसी भी एरिया में जहां भारतीय अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। ये गांधी का प्रस्ताव। तो इन पर किसी को कोई समस्या नहीं है इतने पर, ठीक है। समस्या किस चीज पर है, लेजिस्लेटिव वाले पर। यहाँ समस्या बहुत तगड़ी है। क्यों? क्योंकि 1919 के प्रस्ताव आ चुके हैं, और जो चीज लीग ने, सॉरी, जो चीज एनी बेसेंट ने लड़कर ली थी, याद होगा आपको, होम रूल, उसके लागू होने का समय अब आ गया है। क्लियर है बात? ये कनेक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल होगी। नहीं समझ में आया तो वही रोक देना, बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है ना? तो इस अधिवेशन में कुछ लोग गांधी का विरोध करेंगे। कौन है वो लोग और क्यों करेंगे? तो जो विरोध में है उनके नाम तो आपके सामने है, ठीक है। सी आर दास जैसे लोग हैं। सबसे बड़ा विरोध एनी बेसेंट ने किया। मदन मोहन मालवीय विरोध करेंगे, जिन्ना विरोध करेंगे, और कहीं ना कहीं लाला जी भी विरोध में है। विरोध किस चीज का है वो भी समझ लो। विरोध है केवल और केवल लेजिस्लेटिव का, कि उसमें भागीदारी करने से कोई समस्या नहीं है, हमें चुनाव लड़कर विधायिका में जाना चाहिए, और सरकार का वहां भी असहयोग करना चाहिए। गांधी ने कहा मेरा प्रस्ताव पूर्ण असहयोग का है। और पूर्ण का मतलब ये नहीं होगा कि 90% को छोड़ दो, 10% की भागीदारी करो। ये बात समझ में आ रही? तो गांधी 10% के ही मूड में नहीं है। पूर्ण का मतलब वो पूर्ण चाहते हैं।
लेकिन जिस चीज को खुद एनी बेसेंट लेकर आई थी, गांधी जी ने उसी पर चोट कर दी। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो कांग्रेस में नहीं रहूंगी, और ये कहते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी फिर यहाँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ये बनेंगे कि किस किस ने कांग्रेस छोड़ी ये, और क्यों छोड़ी। नंबर दो चीजें। ठीक है, पहले तो गांधी के स्टेटमेंट सुन लो क्या है। गांधी ने कहा कि ये सरकार शैतान है, इस सरकार से हम कैसे उम्मीद करें कि इनके द्वारा दी गई लेजिस्लेटिव हमें स्वराज देगी। ठीक है, गांधी को भरोसा नहीं है स्वराज पर कि वो देंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार जब जलियांवाला बाग पर हमारे लोगों के मरने पर इतनी संवेदनशील नहीं है कि निष्पक्ष जांच कराकर डायर को सजा दे दी जाए, तो क्या उस सरकार से उम्मीद है कि वो हमें सही उत्तरदायित्व देगी? तो क्या करना चाहिए? स्वराज के लिए सेंटेंस लिख लेना ऐसे: प्रोग्रेसिव, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो गांधी का प्रस्ताव किस चीज के लिए है? प्रगतिशील, अहिंसात्मक, नॉन कॉपरेशन, प्रोग्रेसिव, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेटिक और नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन गांधी जी प्रपोज कर रहे हैं आप। ठीक है, जैसे गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा, तो एनी बेसेंट ने कहा, उनका स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा, यह प्रस्ताव भारत की आजादी की दिशा में सबसे बड़ा धक्का है। इट इज अ बिग सेटबैक अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज अ फुलिश अपोज, यह मूर्खतापूर्ण विरोध है। एंड इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ क्लासेस अगेंस्ट सिविलाइज्ड लाइफ और सोसाइटी, तथा यह समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। ये पूरा स्टेटमेंट एनी बेसेंट को आपका लिखना है। याद रखें, जब मेंस लिख रहे होंगे तब नहीं लिखेंगे, ये केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रटने वाला कथन है। आगे बात समझ में? तो विरोध करने वाले समझ में आ गए। सबसे बड़ा विरोध कौन है? एनी बेसेंट विरोध करेंगी, यहाँ तक कि कांग्रेस छोड़ देंगी। और विरोध करने वाले आपके सामने हैं, कुछ नाम और लिख लो इसमें जो आपके सामने आपने लिखे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कांग्रेस के फाउंडर्स में से थे, वो भी नहीं चाहते कि गांधी को ऐसा कोई अधिकार मिले। बिपिन चंद्र पॉल भी चाहते हैं कि गांधी ऐसा ना करें। और शंकरन नायर, दक्षिण भारत से शंकरन नायर भी नहीं चाहते। लेकिन जैसा मैंने लिखा है, इस समय कांग्रेस में कुछ नए लीडर भी आए हैं, उनके सहयोग से गांधी ने क्या किया, ये प्रस्ताव पारित करा दिया। इसमें एक नाम और आप लिखेंगे, वो है अली बंधु, जो कि गांधी के साथ खिलाफत से ही काम कर रहे हैं। खिलाफत चल रहा है इस समय। ठीक है, शुरुआत में लाला जी तैयार नहीं थे, लेकिन लास्ट में लाला जी भी इस चीज पर, अध्यक्ष साहब भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से माना जाता है जब ये प्रस्ताव पारित हो गया, इतने बड़े बड़े प्रभावशाली नेताओं के विरुद्ध जब गांधी अपना प्रस्ताव पारित करा लेते हैं, तो माना जाता है कि ये नया युग है, ये गांधीयन युग है। कांग्रेस में गांधी युग की शुरुआत वास्तविक रूप से यहाँ से हुई। तो अगर पूछे प्री में तो कि गांधी युग की शुरुआत, वैसे तो हम 1916 से ही मान लेते हैं, कोई 1919 से मानता है, लेकिन अगर प्रस्ताव के रूप में देखी जाए तो गांधी युग की शुरुआत
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की एक्सेप्टेंस में दिखाई देता है गांधी का। ठीक है, नॉन कॉपरेशन किस किस चीज का होगा, यानी सरकार का सहयोग हम कहां कहां नहीं करेंगे वो भी देखना है अभी आपको। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि कांग्रेस किस किसने छोड़ी है तो वो भी चाहो तो लिख लो। बेसेंट को मैं आपको बता ही चुका हूं, जिन्ना ने छोड़ दी है, बिपिन चंद्र पॉल ने छोड़ी है यहाँ पर कांग्रेस, तो इनके नाम अलग से प्री के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, असहयोग किस किस चीज का होगा हम आगे देखेंगे। इस में कहा गया कि अंतिम निर्णय कहाँ होगा, कांग्रेस के प्रॉपर अधिवेशन में। ये सब कहाँ हो चुका है, कलकत्ता में। अंतिम निर्णय हमें नागपुर के दिसंबर वाले निर्णय में लेना होगा, और वहां लिया भी गया। वहां दो तरह के निर्णय हुए, एक असहयोग में क्या क्या किया जाएगा वो बताया गया गांधी ने, और उसके लिए कांग्रेस को कांग्रेस में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे ये भी इन्होंने गांधी ने इसमें बता दिया। ठीक है, तो आप उसे भी लिख लें, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में क्या क्या चीजें हुई। नंबर एक, कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बदला गया। कांग्रेस के संविधान का जो उद्देश्य था अभी तक, वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए सुशासन, सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या शब्द था प्रयोग अभी तक, स्वशासन, अंडर ब्रिटिश रूल। इसको हटाकर इसके स्थान पर स्वराज को लक्ष्य रखा गया कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्वराज प्राप्त किया जाएगा। याद रखना, अभी भी गांधी पूरी आजादी की बात नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का लक्ष्य बदला गया। नंबर दो, कांग्रेस के अंदर संगठन के स्तर पर परिवर्तन किया गया, एज ए ऑर्गेनाइजेशन उनके स्ट्रक्चर को बदला गया यहाँ पर। तो वो चीज आप आगे लिखेंगे, क्या है वो चीज। सबसे पहले ये कहा गया कि जो भी कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहेगा उसका एडल्ट होना पर्याप्त है। अगर वो वयस्क है तो कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, और जो ज्वाइन करेगा उसे केवल 25 पैसा देना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा था कि आप जरूर नहीं कि बड़े बड़े वकील, पत्रकार और आईएएस आएंगे, बल्कि इसमें कोई भी व्यक्ति भागीदारी कर सकता था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये जुनून नहीं है, जनोन्मुखी है। जनोन्मुखी का मतलब पब्लिक ओरिएंटेड, जनोन्मुखी, जनता के उन्मुख, तो इसे चेंज कर लेना। ठीक है, दूसरा, लोगों के काम बांटे गए। इससे जो भी कार्यकर्ता है उसको जवाबदेह बनाएगा, उत्तरदायी बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि काम बांटकर, और काम कैसे बांटे गए, प्रत्येक लेवल पर बांटे गए, यानी कई सारे लेयर्स बनाए गए संगठन के, उनके अंदर संगठन बनाए गए, समितियां, कमेटीज बनाई गई, और लोगों को वर्क असाइन किया गया, और ये कमेटियां गांव और शहर दोनों में बनाई गई। इस तरह कांग्रेस का एक विशाल स्ट्रक्चर, संगठन खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये खेड़ा की जगह खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और विशाल ढांचा होना चाहिए। यहाँ पर ढांचा मिसप्रिंट है, इसमें मिसिंग है, ढांचा खड़ा किया गया। ठीक है, और क्या कहा गया, भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन किया गया, यानी जहां जहां जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वहां एक अलग कांग्रेस का संगठन बनाया जाए। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कांग्रेस कमिटीज।
नेक्स्ट, गांधी ने यही कहा कि कांग्रेस की अब जो टारगेट होगा उसमें हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को हम टारगेट करेंगे। ये सब लिखते जाना क्योंकि अलग से क्वेश्चन बनेगा नागपुर अधिवेशन पर। दूसरा, गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने या इस मूवमेंट में अनटचेबिलिटी को रिमूव करेंगे, हम उस पर काम होगा। और आगे से कांग्रेस अपनी संपर्क भाषा, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को प्रमोट करेगी, सॉरी हिंदी को प्रमोट करेगी। जरूरत पड़ने पर हिंदी जरूर यूज की जाएगी। और सबसे लास्ट में है, कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उसमें 300 लोग होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनेगी और उसमें 300 पीपल होंगे, यानी इंक्लूसिव संस्था बनाई जानी है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये कांग्रेस के अंदर बहुत ही रेडिकल चेंज था। ठीक है, तो इस तरह से नागपुर अधिवेशन को आपको तैयार करना है। तो अब आप पूछ सकते हो कि क्या नागपुर अधिवेशन में किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, यहाँ आते आते बिपिन चंद्र पॉल का, लाला जी का भी ये मानना हो गया कि गांधी ठीक कह रहे हैं और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और छूट गया है, वो भी आप लिख लें। इसमें कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट की समस्याओं को भी कांग्रेस से जोड़ा। यानी गांधी चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रिंसली स्टेट भी आ जाएं, तो गांधी ने ये भी जोड़ लिया इसमें। तो आप देख रहे होगे कि गांधी निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, बड़ा संगठन चलाने के लिए, बड़ा आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस के अंदर रेडिकल चेंजेस चाहते हैं और वो कर चुके हैं, काम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। ठीक है, कलकत्ता वाला कब हुआ? सितंबर में। ठीक है, जबकि नोट करके रखना प्री के लिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत मानी जाती है। जिस दिन शुरुआत हुई उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई। ठीक है, और तिलक की मृत्यु हुई तो गांधी ने उनकी मेमोरी में तिलक स्वराज फंड बना दिया, जो सूरज कुंड के नाम से यहाँ लिखा हुआ है। आपको क्या लिखना है? स्वराज फंड। और जनता से दान मांगा और जनता ने 1 करोड़ रुपए दिया भी। तो ये तिलक स्वराज फंड प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, मेंस में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। अब जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के काम करने के तरीके में बदलाव लाए गांधी। क्या बदलाव लाए? बदलाव का मतलब एक था कि जो काम पहले से चला आ रहा था वो तो रहेगा ही, नया काम भी करना है। और वो नया काम आप देखेंगे कि, अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज अंततः किसका सिंबलाइज है, संकेत करती है? वही बहिष्कार और स्वदेशी को। जब आप असहयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, शब्दों का परिवर्तन है और चीजों का थोड़ा सा इंटेंसिटी बदलेगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जिन जिन चीजों का असहयोग होगा वो बेसिकली बहिष्कार किया जा रहा है। ठीक है, ये पहले से चला आ रहा था। और दूसरा क्या था? रचनात्मक कार्यक्रम, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, सरकार से पूर्ण असहयोग, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये भी आशा योग लिखा है ना, इसको असहयोग करना है आपको। और
पूर्णतः उसमें क्या करना है, अहिंसात्मक ढंग से काम करना है। जैसे कोई कानून तोड़ना है तो बिल्कुल तोड़ दीजिए, नॉन वायलेंस से, सिविल डिसोबीडियंस से। बहिष्कार करना है तो बहिष्कार करिए। कैसे करेंगे बहिष्कार? कोई सरकारी नौकरी छोड़ देगा, कोई शिक्षण संस्थाओं को छोड़ देगा, कोई सरकारी समारोह का बहिष्कार करेगा। अब यहाँ जो सरकारी समारोह हुआ, जैसे आपको लिखना पड़ेगा, इस समय भारत में कौन आ रहा था? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आना चाहते थे। सरकार ने कांग्रेस से कहा कि आप प्रिंस का स्वागत करें। कांग्रेस ने, गांधी ने मना कर दिया कि हम अभी जलियांवाला भूले नहीं हैं, जिस तरह से आपने हमारे साथ किया है, उस स्थिति में तो हम प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन पर वेलकम नहीं करेंगे। ठीक है। और बहिष्कार सबसे बड़ा किसका था? सूती कपड़े का। ठीक है। और बहिष्कार जो सफल वकील थे, सरकारी वकील थे, तो ये सरकारी दलित लिखा है, इसको सरकारी अदालत करना का बहिष्कार हो। ठीक है। कौन कौन लोग हैं वकालत छोड़ने वालों में से, उन्हें भी आप देखो। विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, नेहरू, तापोत्र दोनों यहाँ पर। ठीक है। इन सब लोगों ने यहाँ पर जॉब छोड़ी है। इवन इस समय जो सुभाष चंद्र बोस हैं, आईसीएस चुने गए थे, उन्होंने आईसीएस की जॉब छोड़ दी यहाँ पर। ठीक है। ये जो की प्रकाशन लिखा है, उसको आपको टी प्रकाशम लिखना है। टी साउथ इंडियन है। कुछ पुराने नेता भी हैं, सी आर दास, और एक महिला जिससे प्रश्न बनता है, अरुणा आसफ अली। इन सभी लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी है। दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी का नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। बिहार से राजेंद्र प्रसाद का नाम आप लिखना है। इन सब लोगों ने वकालत छोड़ी। लेकिन ये सब तब छोड़ा, जो प्रश्न बनता है प्री में, कि असहयोग की शुरुआत 1 अगस्त को हुई, लेकिन हुई कैसे, वो घटना पूछी जाती है। तो ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है। गांधी ने अपना टाइटल छोड़ा था केसर ए हिंद। ठीक है। तो आपको लिखना है, गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत केसर ए हिंद नामक टाइटल को छोड़कर की थी। क्योंकि गांधी का मानना है कि दूसरों से उम्मीद तभी करो जब खुद वो काम करो। तो दूसरे असहयोग कब करेंगे, बहिष्कार कब करेंगे? जब गांधी खुद बहिष्कार करेंगे। तो गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए केसर हिंद को वापस किया। अब सोचो, केसर हिंद को ही क्यों वापस किया? क्योंकि ये उपाधि अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण मिली थी। कौन से? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों को जो सहयोग किया था, उसमें मिली। तो गांधी अब असहयोग करना चाहते हैं, तो सहयोग के हर सिंबल को क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो असहयोग की शुरुआत गांधी ने अपनी उपाधियों से छोड़कर की है। और भी कई नेता हैं, कई लोग हैं जिन्होंने गांधी के प्रभाव में, जैसे जमुनालाल बजाज ने, जो गांधी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। उन्होंने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। ये आप लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये तो सब हुआ क्या? बहिष्कार, अर्थात यहां यहां सहयोग नहीं करना है, मना कर रहे गांधी। इसके अलावा गांधी ने इसमें दूसरा कार्यक्रम जोड़ा था, और वह रचनात्मक कार्यक्रम। तो हमने पहला क्या लिखा है? असहयोग। और दूसरा कार्यक्रम लिखा है रचनात्मक कार्यक्रम। ठीक है।
ये किन के लिए था? वो लोग जो बहिष्कार का हिस्सा अगर नहीं बन पा रहे हैं, रोड पर आकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग घर बैठे ही अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाएं, असहयोग कर अपने तरीके से। कैसे करें ना असहयोग? कि अगर ब्रिटिश कपड़ा नहीं पहनना है तो अपना कपड़ा पहनो। अपना कपड़ा कौन सा है? नया कपड़ा दिया गांधी ने यहाँ पर। सूती कपड़े के साथ साथ खादी को बढ़ावा दिया। तो खादी पहली बार गांधी के प्रमोशन में यहाँ सामने आई है। अब खादी कैसे बनेगी? चरखे से बनेगी, यानी बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, छोटा चरखा भी पर्याप्त है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चरखा गांधी ने कैसे बांटा लोगों को? फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा कहाँ से आया था? तिलक फंड से जो चंदा मिला था, उस चंदे से लोगों को निःशुल्क चरखे वितरित किए गए थे। ठीक है, तो आम आदमी को गांधी ने इस तरह से आंदोलन से जोड़ दिया। दूसरी बात हुई, अब सरकारी स्कूल छोड़ोगे तो अपने स्कूल चाहिए होंगे, तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन की शुरुआत हुई। और इसमें बहुत सारे काम हुए, जैसे काशी विद्यापीठ बना, जामिया मिलिया इस्लामिया बना, अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया गया, लाहौर में नेशनल कॉलेज खोला गया, और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों ने अपने तरीके से, छात्रों ने और शिक्षकों ने अपना योगदान दिया। ठीक है, तो रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब कुछ ऐसा बनाओ जिससे अंग्रेजों का नुकसान हो और आपका फायदा हो। तो जाहिर सी बात है, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। तो जो अब तक स्वदेशी के रूप में चल रहा था, वही गांधी का अब क्रिएटिव वर्क है, रचनात्मक कार्यक्रम। ठीक है, ये तो एरिया वाइज, क्षेत्र आधारित नॉन कॉपरेशन है। फील्ड वाइज, अब हमें एरिया वाइज देखना है, तो उसे भी पॉइंट करके लिखते जाना। जैसे हमने शुरुआत में कहा ना कि देश के प्रत्येक हिस्से से समर्थन मिलेगा, तो पहला हिस्सा है असम। असम के चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल की सरकार के खिलाफ, चाय प्रोडक्शन करने से मना कर दिया, लिखते जाना है इसे। केरल में आपको पता है, मोपला विद्रोह में किसानों ने जमींदारों को कर देने से मना कर दिया। बॉम्बे के लेबर क्लास ने, मजदूरों ने हड़ताल की। पंजाब में जो गुरुद्वारे थे जो सरकार के नियंत्रण में थे, या ऐसे महंत प्रीस्ट के हाथ में थे जो सरकार के समर्थन में थे, उनका विरोध किया गया, भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। ठीक है, तो इसी को अकाली मूवमेंट कहते हैं। तो कांग्रेस या गांधी ने अकालियों को समर्थन दिया। अकाली का मतलब सीधा ये था कि गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत बैठे हैं सरकार के समर्थन से, उनको वहां से हटा दिया जाए। पंजाब भी कवर हो गया। तमिलनाडु में यहाँ मद्यपान यानी अल्कोहलिज्म के खिलाफ काम किया गया। आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट पॉलिसी के माध्यम से विरोध किया गया, सरकार की वन नीति के माध्यम से विरोध किया गया। और राजस्थान में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है पिछले साल एग्जाम में, बिजौलिया आंदोलन चला, बिजौलिया, और भील आंदोलन चला यहाँ पर। ठीक है, बिजौलिया आंदोलन पीजेंट मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट है। और भील मूवमेंट आप जानते हो, ट्राइबल मूवमेंट है। ठीक है, तो अभी कुछ
क्या पिछले साल ये क्वेश्चन बिजौलिया मूवमेंट पूछा गया था आपसे। तो आप देखो, हमने देखा गांधी को राजस्थान से समर्थन, आंध्र से, तमिलनाडु से, पंजाब से, बंगाल से, बॉम्बे से, केरल से, असम से, और किसान और जनजाति शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छात्र शामिल हैं। इस प्रकार से देश के प्रत्येक हिस्से से प्रत्येक वर्ग ने गांधी का समर्थन किया। कुछ लोग बहिष्कार करके कर रहे थे और कुछ लोग रचनात्मक कार्यक्रम चलाते। सबसे बड़ी जो उम्मीद थी, लोगों को जो अच्छा लगा आम आदमी को, वो था रचनात्मक कार्यक्रम, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की हिंसा का कोई अवसर नहीं था, है ना, और लोग सक्रिय रूप से सहयोग कर सकते थे। जो युवा नेता थे उन्होंने बहिष्कार को प्रमोट किया, क्योंकि गर्म खून है तो बहिष्कार करने में ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आएगी एनर्जी, है ना। और ये भी माना जाता है कि इस समय क्रांतिकारी जो गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं वो भी गांधी का समर्थन करने लगे हैं कि ये भारत में नई चीज हो रही है, इस आधार पर। ठीक है यहां तक? चलिए, अब आंदोलन पीक पर था, जनता सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, गोरखपुर के चौरा चौरी में 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटी, और जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को पब्लिक ने जिंदा जला दिया। गांधी ने निंदा की, और गुजरात के बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। बारदोली याद रखना, जिसमें गांधी ने सबके विरोध के बावजूद आंदोलन वापस ले लिया। सबके विरोध के बावजूद आंदोलन वापस ले लिया, इसलिए इसको बारदोली सत्याग्रह या बारदोली प्रस्ताव भी कहते हैं। बारदोली, गुजरात। ठीक है, अब हमें मूवमेंट की समीक्षा करनी है। क्या गांधी जिस उद्देश्य से चले वो सफल हुआ? तो जाहिर सी बात है, तात्कालिक उद्देश्य नहीं मिला। गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिलवा दूंगा। कब शुरुआत हुई थी असहयोग की? 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी कब हुआ? 5 फरवरी को। यानी लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, स्वराज तो नहीं मिला जो गांधी का वादा था। तो पहली लाइन में भी लिखेंगे कि इमीडिएट गोल तो नहीं मिले, लेकिन आंदोलन अपने इम्पैक्ट में, अपने प्रभाव में, अपने मोटिवेशन में पूर्णतः सफल रहा। ठीक है, कैसे रहा वो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी एक ब्रेक के बाद 2 मिनट तैयार करते हैं।